ओ हेलो हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग माहिरा क्लासेस से जुड़े। ठीक है, जल्दी से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि माहिरा क्लासेस जल्द ही आप सभी के लिए कुछ नया करने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं एक प्यारे से स्माइल के साथ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल में देखे होंगे या देखोगे, ठीक है, कि आज हम सभी लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। ठीक है, जो करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि जितने भी एमसीक्यू आज यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है, आप उसको एकदम बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं वह सभी एमसीक्यू, ठीक है, एक नहीं कई बार लगातार बार क्या किए गए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, सभी लोग क्या कीजिए, पेन कापी कलम लेके तैयार हो जाओ, कमर की पेटी कस लो। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो कि आपके स्क्रीन पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, और वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रश्न क्या है, वंश एक बार जरा देखिए बच्चों, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है CO2 से, ऑप्शन बी क्या है जल से, ऑप्शन सी क्या है वायु से, और ऑप्शन डी क्या है आपका पर्णहरित के विघटन से। ये ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे देखो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, ये आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है, तो आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है। तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, इसका हम इक्वेशन अगर देखें बच्चों, इक्वेशन, तो ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यक होता है, आपका CO2 आवश्यक होता है, CO2 आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, CO2 आवश्यक होता है, और प्लस क्या आवश्यक होता है, आपका जल आवश्यक होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कब संभव होती है, कब कि जब क्या हो, प्रकाश की उपस्थिति हो। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, प्रकाश की उपस्थिति ले लेते हैं। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति ले लेते हैं, और उसके बाद से आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पौधों के हरे पत्तियों की सहायता से होती है, क्लोरोफिल पे। तो यहाँ पे क्या ले लो बच्चों, क्लोरोफिल ले लो, क्लोरोफिल क्या ले लो भाई, क्लोरोफिल ले लो। ठीक है, एक क्या हो गया आपका, क्लोरोफिल हो गया। तो आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें दो उत्पाद बनते हैं। पहला उत्पाद क्या होता है, पहला आपका उत्पाद होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, और दूसरा उत्पाद क्या होता है, आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, पहला उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और दूसरा उत्पाद क्या होता है आपका, ऑक्सीजन होता है। तो आप लिखते हैं उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, क्या लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 क्या होता है, O6 होता है, और प्लस। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिमूव होता है, निकलता है। इसको आप उत्पाद कहते हो, और जो क्या है ऑक्सीजन होता है, जो सेकेंड उत्पाद होता है, ठीक है, उसको आप उप उत्पाद भी कहते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो बच्चों की यह जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे दिख रहा है, यह जो ऑक्सीजन गैस दिख रहा है, कौन सा, यह जो ऑक्सीजन गैस, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, वंस अगेन मैं एक बार और बता दूं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह जो बच्चों ऑक्सीजन गैस है, यह ऑक्सीजन गैस निकलती है, किससे निकलती है, CO2 से निकलती है, जल से निकलती है, या वायु से निकलती है, या पर्णहरित के विघटन से। ठीक है, तो आप देखो बच्चों कि यहाँ पे दो उत्पाद बने हैं, कि पहला यह जो उत्पाद है, ठीक है, यह मुख्य उत्पाद है आपका। ठीक है, यह जो पहला उत्पाद है, ठीक है, यह कौन सा है, यह आपका मुख्य उत्पाद है। ये कौन सा उत्पाद है, मुख्य उत्पाद है। और यह जो उत्पाद बना हुआ है, यह उप उत्पाद है आपका। ठीक है, उप उत्पाद है। ठीक है, उप उत्पाद। तो बच्चों यह जो आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, यह जो ग्लूकोज होता है, इसमें जो ऑक्सीजन पाया जाता है, यह जो ग्लूकोज होता है, इसमें जो क्या पाया जाता है आपका, ऑक्सीजन पाया जाता है। यह जो ग्लूकोज है, इसमें जो ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें जो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, वह किसका होता है, यह CO2 का ऑक्सीजन होता है। यह ऑक्सीजन किसका होता है भाई, ये ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये किसका होता है, CO2 का ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन किसका होता है, तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन होता है, यह जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यह जो ऑक्सीजन होता है वह किसका होता है, जल का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, CO2 से, जल से, वायु से, पर्णहरित से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, वायु से होगा नहीं, ठीक है, पर्णहरित के विघटन से होगा नहीं, ठीक है, CO2 से होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या बच रहा है, जल से।
तो आप फटाफट क्या कर लोगे, ट्रिक कर लोगे बच्चों, टिक कर लोगे। क्या ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, एक करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये जल से होगा। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड प्रश्न देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या है बच्चों, सेकंड प्रश्न क्या है, तो सेकंड प्रश्न भी बहुत ही शानदार एंड जबरदस्त प्रश्न है, एकदम मस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपका कि प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, ये आपका क्या है, सेकेंड प्रश्न है। ऑप्शन क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। एक बार हम क्या करते हैं कि यह जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को क्या करते हैं, एक कटघरे में खड़ा कर लेते हैं, एक बक्स बंद में क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, प्रकाश अभिक्रिया है, ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लौक के ग्रेना में, राइबोसोम में और हरित लौक के स्ट्रोमा में। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश अभिक्रिया होता है, ठीक है, ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होता है क्या, प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, और ये दोनों अभिक्रियाएं हरित लवक में होते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं यहाँ पे, देखिएगा बच्चों, जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है भाई, ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, ये जो क्या होता है बच्चों, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, दो प्रकार की, एक प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, एक क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया। एक क्या होता है आपका, प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया होता है, और जो दूसरा होता है वह अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। दूसरा क्या होता है आपका, अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है। और बच्चों ये जो दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं हरित लवक में होती हैं। ये जो दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, ये दोनों अभिक्रियाएं, ये दोनों हरित लवक में होती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं किस में होती हैं, हरित लवक में। ये दोनों अभिक्रियाएं किस में होती हैं, हरित लवक में होती हैं। अच्छा, हरित लवक होता क्या है, तो हरित लवक जो होता है वह हरे रंग का क्या होता है, वर्णक होता है। हरित लवक क्या होता है, यह हरे रंग का क्या होता है, वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये जो दोनों होते हैं, ठीक है, जो हरित रंग के जो वर्णक हैं, ये दोनों क्या होता है, एक ग्रेना होता है और क्या होता है, एक स्ट्रोमा होता है। एक क्या होता है, ग्रेना, ध्यान से देखिएगा, एक क्या होता है, एक ग्रेना होता है। क्या होता है, ग्रेना। ये क्या हम करते हैं, इस दोनों को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक है, ये जो दोनों होता है, मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये जो दोनों होता है ना भाई, ये जो दोनों होता है ना, एक क्या होता है, एक ग्रेना होता है। क्या होता है, ग्रेना होता है। और एक भाई क्या होता है आपका, स्ट्रोमा होता है। एक क्या होता है आपका, स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा, एक क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, राइबोसोम में, हरित लवक के स्ट्रोमा में। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो आप देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया ये दोनों किस में होते हैं, हरित लवक के, हरित लवक में होते हैं। हरित लवक क्या होता है, हरे रंग का वर्णक होता है। ठीक है, तो ये जो क्या होता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, यह किस में होती है, ग्रेना में होती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है एक ग्रेना में होती है, और जो क्या होता है, एक क्या होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक मिस्टेक किया हूँ। ठीक है, मिस्टेक क्या है, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, मिस्टेक नहीं कर सकते बच्चों, यहाँ से मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट कर रहा हूँ। और ये प्रकाशीय अभिक्रिया हो गया। ठीक है, मैं इसको प्रकाशीय अभिक्रिया कर ले रहा हूँ। ठीक है, और ये जो ब्रांच है ये मैं इसको कर ले रहा हूँ। ठीक है, डन, क्लियर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये होगा आपका हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में। चलिए क्लियर, बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, बोर बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा भी घबराए, बोर हुए, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, और एक चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, एक चीज़ आप हमेशा याद रखना। याद क्या रखना, ठीक है, याद आपको ये रखना है कि जो बंदा मेहनत करता है, ध्यान सुनिएगा, जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। ठीक है, अगर आप, ठीक है, निश्चय किए हो कि हमें बोर्ड में क्या 100 में 100
ठीक है, यानी जितने भी एमसीक्यू आ रहे हैं बायोलॉजी के हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स को, ठीक है, आप पूरा का पूरा गेन करना चाहते हो, एकदम पूरा का पूरा एकदम उसको तोड़ना चाहते हो, फोड़ना चाहते हो, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, मैं एक बार और उस लाइन को दोहराना चाहूंगा कि जो बंदा मेहनत करता है, ध्यान से देखिए बच्चों, जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है, ठीक है। चलिए एक प्यारे से स्माइल के साथ पुनः क्या करते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है, ओके ओके। चलिए हमारे साथ बने रहिए एकदम, ठीक है, एकदम जबरदस्त मस्त क्लासेस होने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। मैं एक बार और बता दूं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, वो भी एकदम क्या है, जबरदस्त है, एकदम दमदार प्रश्न है, ठीक है। देखिए अब प्रश्न क्या है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। और आपके सामने प्रश्न क्या है, ठीक है, ध्यान का ऑप्शन क्या है, जरा ऑप्शन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, ऑप्शन क्या है, इस क्या करते हैं, एक बार पुनः ये जो क्लोरोफिल भाई साहब है, ठीक है, इनको हम लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी में बंद कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा ओके कोई बात नहीं है। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा और ऑक्सीजन। भाई क्लोरोफिल पर्णहरिम, पौधे की हरी पत्ती में जो पाया जाता है, क्या अवशोषित करता है, जल को अवशोषित करता है। नो खनिज लवण को देखिए, जल को तो अवशोषित करेगा नहीं, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा, जल को तो अवशोषित करेगा नहीं, खनिज लवण को अवशोषित तो करेगा नहीं। ऑक्सीजन भाई तो उसका प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, अभी जस्ट मैंने पीछे समझाया। तो आखिर में अवशोषित क्या करेगा, तो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करेगा, ठीक है। क्लियर, ऑप्शन एकदम क्लियर, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका ये प्रकाश ऊर्जा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं, ठीक है। आपके ना अच्छा सॉरी ठीक है, देखते हैं आपके नजरों के सामने हम इसको क्या करते हैं भाई, कैद करते हैं, ठीक है। प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। पुनः वही अभी मैं जस्ट पीछे बताया हूं, क्या है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाशीय अपक्रिया। प्रकाशीय अपक्रिया तो ग्रेना में होती है, प्रकाशीय अपक्रिया किस में होती है भाई, ग्रेना में होती है, ठीक है। और क्या दिया है, हाँ 1 सेकेंड देखिएगा, मैं डियर स्टूडेंट ऑलरेडी हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से पीछे हमने किया है, क्या बताया गया कि ये जो प्रकाशीय अपक्रिया है यह हरित लवक के किस में होगा, ग्रेना में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अपक्रिया होगी, ठीक है। तो ए और बी दोनों अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ध्यान से देखो, ए तो ग्रेना में होगा और एक इसमें होगा, ए स्ट्रोमा में होगा, एक इसमें होगा, स्ट्रोमा में होगा। भाई इसमें दिया ए और बी दोनों, ये तो सेकेंड ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो है ही है, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ये क्या होगा, ए होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन बी को क्या करोगे, एकदम करेक्ट करोगे, ठीक है। मक्खन जबरदस्त ठीक है बच्चों, एकदम जबरदस्त, ठीक है, एकदम याद होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बहकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, फिर से पुनः आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है। अच्छा प्रश्न क्या है, पढ़िए तो जरा। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, पादपों में, पौधों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। श्वसन दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, जरा हम ऑप्शनों को पढ़ते हैं, जरा हम क्या करते हैं, ऑप्शनों को पढ़ते हैं। ऑप्शन को पढ़िए तो ऑप्शन क्या दिया गया है, श्वसन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण। तीसरा ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण। चौथा दिया है वाष्पोत्सर्जन। भाई वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं, हमें तो लग रहा है श्वसन भी नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण तो होगा नहीं, प्रोटीन संश्लेषण तो होगा नहीं, ठीक है। देखो प्रकाश संश्लेषण, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे होते हैं, ध्यान से जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अच्छा ये पौधे जो होते हैं, पौधे लेते क्या हैं, पौधे लेते क्या हैं, प्रकाश सूर्य की उपस्थिति में ये पौधों की जो हरी हरी पौधों की जो हरी हरी क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है। और ये लेता क्या है, ऑब्जर्व कर क्या करता है भाई, CO2 और H2O को ऑब्जर्व करता है। और CO2 क्या है भाई, CO2 क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, एक जहरीला गैस है, बेकार गैस है, जो क्या करता है, हमें हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, कि पादपों में वायु प्रदूषण को कम करेगा कौन, पादपों में वायु प्रदूषण को कौन करेगा कम, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण ही तो करेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया में जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे होती हैं, पौधे की पत्तियां होती हैं, यही तो अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, जबरदस्त। तो आप सभी लोग मकसद समझ ही गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो ए तो शोषण होगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं, प्रोटीन संश्लेषण होगा नहीं, तो बचा क्या भाई आपका प्रकाश संश्लेषण बचा। ए ऑप्शन क्या है, एकदम मस्त है, जबरदस्त है, सही है। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यस मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, एकदम बिल्कुल बोर नहीं होना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की दियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण, जरा देखिएगा क्या कहा गया है, स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण भाई, जो अपना पोषण, स्वपोषी, स्व मतलब अपना, जो अपना पोषण खुद करता हो। क्या आप अपना पोषण खुद करते हो? क्या अपना पोषण खुद करते हो? नहीं, अपना पोषण खुद नहीं करते हो। ठीक है, हम लोग निर्भर है किस पे, पेड़ पौधों जंतुओं पे हम लोग क्या है, निर्भर है। तो हम लोग क्या है, एक परपोषी हैं। ठीक है, तो स्वपोषी क्या कह रहा है कि स्वपोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषण के लिए मतलब जो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है भाई, स्वपोषी के लिए आपको जैसे मान लीजिए अभी फिर से वही बात भाई, फिर से वही बात, स्वपोषी के लिए आवश्यक है भाई, पौधा है, ठीक है, एक स्वपोषी है, तो इसके लिए भाई CO2 तो चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इसके पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है। आपको भी फील हो रहा है, एकदम फील हो रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है भाई। सूर्य का प्रकाश तो भाई एक मिनट, ठीक है, तो जो बच्चों सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जो सन है, तो सन तो हमें चाहिए ही, सन तो हमें क्या है, एक मिनट, सन तो हमें चाहिए ही, एकदम सन की तो हमें जरूरत है, हमें सन की क्या है, जरूरत तो है ही। ठीक है, सन की जरूरत है, एकदम सन की जरूरत है, सन की हमें एकदम जरूरत है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ हो गया और प्लस क्या हो गया आपका, H2O भी हो गया, प्लस H2O हो गया। तो जरा ऑप्शन में देखिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्या जरूरत है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरत है, तो क्या आपको सन की जरूरत है, तो सन की, एक मिनट, सन की जरूरत है, सन की, हाँ कुछ और न समझिएगा, सन की। ठीक है, तो प्रकाश की हमें जरूरत होगी भाई। ठीक है, प्रकाश की जरूरत है, क्लियर। CO2 तथा जल का जरूरत है, क्लियर। क्लोरोफिल का जरूरत है, क्लियर। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, क्लोरोफिल का तो जरूरत ही है, सूर्य का प्रकाश तो जरूरत ही है। तो ऑप्शन क्या दिया गया, उपरोक्त सभी, तो बिना सोचे समझे बेधड़क बिंदास। ठीक है, बिंदास क्या कीजिएगा आप लोग, इस ऑप्शन को क्या कीजिएगा, एकदम आंख बंद करके क्या कर लीजिएगा भाई, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे क्लियर। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो, एकदम मस्त लगेगा क्लास, थोड़ा सा कोऑपरेट करो भाई। ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जरा 7 क्वेश्चन आप पढ़ो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप अपने मन में सोच लो यार। देखो, यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो, ना कि यहाँ पे आपका डिटेल क्लास लिया जा रहा है। ठीक है, इस भ्रम में मत रहिएगा भाई, मेरे भाई। ठीक है, भ्रम में मत रहिएगा, एक क्लास आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक है, डिटेल क्लास नहीं चल रहा है, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी के प्रश्न को, सॉरी MCQ प्रश्न को अटेंड करने वाले हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करें, कम से कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम लोग क्या कर लेंगे, आज अटेंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं, इसीलिए थोड़ा सा आज का जो क्लास है थोड़ा सा फास्ट ही है। ठीक है, तो जिनको क्या होगा, स्लो देखना होगा, थोड़ा सा वीडियो को क्या कर लेंगे आप लोग, थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन होता है ना उसमें स्लो फास्ट करने के लिए। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है, जरा देखिएगा, बहुत शानदार दिया गया प्रश्न को बच्चों पूरा पढ़िएगा तब जाके कीजिएगा। जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है, चाहे यहाँ पे कह देता कि कौन विषम पोषी है, इसीलिए प्रश्न को पूरा पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। विषम पोषी का मतलब क्या, कि जो अपना पोषण स्वयं न कर रहा हो। विषम पोषी का मतलब क्या होगा भाई, जरा हमें बता दो तो।
जरा हमें बता दो विषमपोषी का मतलब क्या होगा, आप बताओगे, एकदम आप बताओगे। ध्यान देखिए बच्चों, विषमपोषी का मतलब होता है कि जो अपना पोषण न करे, विषमपोषी कहलाएगा। ठीक है, जरा देखिएगा, फफूंदी, फीता क्रीम दिया गया है, फीता क्रीमी, और ईस्ट, ईस्ट आपका क्या है, एक जीवाणु है। ठीक है, ये दोनों क्या है भी है, ये भी आपके। और मनी प्लांट क्या एक पौधा है, मनी प्लांट, मनी प्लांट यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ये होगा मनी प्लांट। ये ऑप्शन क्या होगा, मनी प्लांट होगा, मनी प्लांट। ठीक है, तो मनी प्लांट क्या है, यह एक पौधा है। क्या है, यह एक पौधा है। मनी प्लांट क्या है, मनी प्लांट क्या है, मनी प्लांट क्या है, एक पौधा है। ठीक है, बाकी ध्यान से किया, क्या ये पौधा ही नहीं है, ये भी पौधा ही नहीं है, ये भी पौधा ही नहीं है, ये भी पौधा ही नहीं है। मनी प्लांट एक पौधा है। अब मनी प्लांट एक ऐसा, यह क्या है, मनी प्लांट क्या है, स्वपोषी। पौधा है तो क्या है भाई, पौधा है तो क्या है, यह स्वपोषी है। पौधा है तो क्या है, पौधा है तो क्या है, स्वपोषी है। तो इस प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। तो क्या है, ए विषमपोषी है। ध्यान से, ए विषमपोषी है, ए विषमपोषी है, ए विषमपोषी है, तो विषमपोषी कौन नहीं है, मनी प्लांट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका होगा 7वें का आंसर, मनी प्लांट होगा। 7वें का आंसर मनी प्लांट होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मजा आ रहा है। ठीक है, हमको पता है मजा नहीं आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, क्या भाई क्लास चल रहा है, यहाँ पे एंजॉय करने थोड़ी ना बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आप पढ़ो तो जरा, आप पढ़ो जरा, आप पढ़ो जरा, आप पढ़ो। ठीक है, जरा आप पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है कि आहार नाल की सी के आकार, यहाँ पे आकर दिया गया है। जरा बच्चों आप लोग सही कीजिएगा, बच्चे मन के साथ से जरा इसको सही कीजिएगा, आकार। ठीक है, तो आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, सी के आकार की संरचना है। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन जरा देखिएगा क्या दिया गया है, आमाशय दिया गया है, ग्रहणी दिया गया है, ग्रसनी दिया गया है, क्रीम रूपी परिशेष का दिया गया है। तो आपको पता है कि जो सी आकार की संरचना होती है बच्चों, वह सी आकार की संरचना किसकी होती है, ग्रहणी की होती है। किसकी संरचना होती है, ग्रहणी की होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा, ग्रहणी होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आमाशय होगा नहीं, आमाशय की संरचना सी आकार के जैसी होती नहीं है, ग्रसनी तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्रीम रूपी परिशेष का होगी नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ग्रहणी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। मनुष्य में ग्रास नली, ये जो आपकी ग्रास नली है, ये जो क्या है भाई, ग्रास नली है, इसकी हम लंबाई की बात करते हैं, इसकी हम लंबाई की बात करते हैं। ठीक है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। तो ध्यान से, ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। एकदम खटाखट याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ऑप्शन 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। ऑप्शन 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, ठीक है, 4 जोड़ी और 5 जोड़ी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है, मनुष्यों में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, खटाखट ट्रिक लगाइएगा बिना सोचे समझे, बिंदास। ठीक है, कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। ठीक है, 11वां प्रश्न ध्यान से सुनिए बच्चों। 11वां प्रश्न क्या है, ठीक है, यकृत स्रावित करता है। 11वां प्रश्न क्या है भाई, यकृत स्रावित करता है। 11वां प्रश्न क्या है, यकृत स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है भाई, ध्यान से, लार, यकृत। जब यकृत होता है लार स्रावित करता है, नहीं, लार स्रावित नहीं करता। लार आपको पता है कि मुंह में बनता है। ठीक है, लार किस में बनता है, मुंह में बनता है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। जठर रस, ये भी होगा नहीं। ठीक है, अग्नाशय रस, ये भी होगा नहीं। तो यकृत क्या स्रावित करेगा भाई, यकृत स्रावित करेगा आपका पीतरस। यकृत क्या स्रावित करेगा, ये पीतरस स्रावित करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या कर लीजिएगा भाई, ऑप्शन आप कर लोगे क्या, पीतरस। ऑप्शन क्या कर लोगे, पीतरस। ठीक है, क्लियर। अच्छा चलो, अभी मैं जस्ट ही एक जोक सुनाता हूँ। ठीक है, आपके लिए एक प्यारा सा जोक।
हमने याद रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं जो कुछ सुनाऊंगा अभी। ठीक है, थोड़ा सा बने रहिए। ठीक है, कुछ और प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास लंबा होने वाला है, मैं शुरू में ही बोला हूं आपसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, जरा देखिएगा। आप देखो जरा, मैं क्यों देखूं, आप देखो, हम तो देख ही रहे हैं। ठीक है, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, आहार नाल के पेशी। देखो भाई, संकुचन संकुचन, कुंचन कुंचन, ये नहीं कि सरंचन सरंचन नहीं पढ़ना है, चन चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, सीधा मतलब आहार नाल के पेशी। देखो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट याद करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए। तो आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं चन 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 अवशोषण। तो देखो, ये अवशोषण होगा नहीं, ये पाचन होगा नहीं, ठीक है, परिसंचन होगा नहीं, याद रखे रहोगे। आहार नाल के पेशी संकुचन का जो नाम होता है वह क्या होता है आपका, क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न आप पढ़ो। ठीक है, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ ना, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप पढ़ो जरा 13वें प्रश्न को। अच्छा, 13वां प्रश्न देखो क्या कहा है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो उत्सर्जन, भाई जो उत्सर्जी अंग होते हैं उसी को देखो, उत्सर्जन किसमें होता है, उत्सर्जी अंग में होता है। ठीक है, उत्सर्जी, इसमें देखो फिर से क्या दिया गया, एक मिनट, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। ठीक है, उत्सर्जन में, पाचन में और किसमें, वृद्धि में। तो आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है भाई, ब्लड होता है, खून होता है। ठीक है, और एक किसमें सबसे ज्यादा मदद करता है, मदद करता है श्वसन में। किसमें मदद करता है, श्वसन। हीमोग्लोबिन पाचन में मदद करता है नहीं, वृद्धि में मदद करता है नहीं, उत्सर्जन में मदद करता है नहीं, यह श्वसन में मदद करता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, श्वसन में। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट क्या होगा आपका, श्वसन में। ए आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 14वां प्रश्न। ठीक है, आपके सामने जरा देखो तो 14वें प्रश्न को पढ़ो, नंबर 14 क्वेश्चंस को पढ़ो। क्या दिया गया है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ये जो भाई मानव का जो यहाँ पे मैं देखिएगा, मैं हृदय नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानव हृदय होता है भाई, मेरे भाई जो आपका मानव हृदय होता है उसमें कितने घर होते हैं भाई, उसमें कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। कितने घर होते हैं, 4 घर होते हैं। 2 घर ऊपर की ओर, 2 घर नीचे की ओर। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, जो नीचे का होता है इसको नीलय कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। एक नीचे वाले को नीले कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। ठीक है, तो क्या मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 आपके सामने दिख रहा है। मानव हृदय में 1 2 3 4 4 कक्षक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फटाफट लगाइएगा, ऑप्शन फटाफट लगाइएगा। तो ए ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए भी ऑप्शन नहीं, ए भी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी कितना होगा आपका, 4 होगा। 14वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 15वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों, ठीक है, फेफड़ों, ठीक है, देखिएगा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में, बाएं नीले में, दाएं नीले में। इस चीज को हम समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर जी केवल आप स्क्रॉल कर रहे हो, समझा तो कुछ नहीं रहे हो। ठीक है, जहां पे बच्चों समझाने वाली बात होगी वहां पे मैं थोड़ा सा जरूर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, जरा देखो। अच्छा भाई, जो फेफड़ा होता है उसमें कौन सा रक्त आता है भाई, अशुद्ध रक्त आता है। और अशुद्ध रक्त मतलब देखो फेफड़ा, जरा आप यहाँ पे लिखते हैं, जरा हम लोग लिखते हैं, जरा कुछ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई, फेफड़े, ये जो आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है, इस फेफड़े में कौन सा रक्त आता है भाई, अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, CO2 और रक्त, CO2 और रक्त, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अशुद्ध रक्त कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, अशुद्ध रक्त कह रहे हैं, अशुद्ध रक्त। ठीक है, अच्छा, अशुद्ध रक्त क्या होता है, श्वसन क्रिया द्वारा क्या होता है, श्वसन जब क्रिया होता है, क्या होता है, जो श्वसन होता है, क्या होता है भाई, जब श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, रक्त, और श्वसन की क्रिया में क्या है, रक्त, जरा ध्यान से किया, रक्त और ऑक्सीजन। रक्त और क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, यह महाशिरा की सहायता से, श्वसन की क्रिया में रक्त और जो ऑक्सीजन होता है महाशिरा की सहायता से, किसकी सहायता से, महाशिरा,
महाशिरा, महाशिरा की सहायता से, ठीक है ध्यान सुनिएगा, महाशिरा की सहायता से दाएं अलिंद में जाता है। महाशिरा की सहायता से कहाँ जाता है भाई? दाएं अलिंद में जाता है। कहाँ जाता है? दाएं अलिंद में। कहाँ जाता है भाई? दाएं अलिंद में जाता है, ठीक है। और दाएं अलिंद से, ठीक है, मतलब यहाँ से शरीर के सभी अंगों में जाता है। और यहाँ से कहाँ जाता है? शरीर के सभी अंगों में। शरीर के सभी किसमें? अंगों में। शरीर के सभी अंगों में। अच्छा ऑप्शन जरा आप बताओ, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? तो मेरे हिसाब से दाएं अलिंद में होगा। जरा देखो फिर से। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ये देखो आपका क्या हो गया? और CO2, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? CO2 हो गया। और मतलब जो आपका फेफड़ा होता है उसमें अशुद्ध रक्त आता है, और कह रहा है शुद्ध रक्त आता है, ठीक है। तो CO2 रक्त अशुद्ध रक्त हो गया। श्वसन की क्रिया से रक्त हो और ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। और ये महाशिरा की सहायता से, ठीक है, दाएं अलिंद में जाता है, ठीक है। और दाएं अलिंद से होकर शरीर के सभी अंगों में जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से ये क्या होने वाला है? दायां अलिंद होने वाला है भाई। इसका आंसर क्या होने वाला है? दायां अलिंद होने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 16वां क्वेश्चन क्या है भाई? पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके सामने? ऑप्शन है आपके सामने जल का वहन, भोजन का वहन, ऑक्सीजन का वहन और अमीनो अम्ल का वहन। यहाँ पे वहाँ दिया गया है, इसको भी आप लोग क्या बना लीजिएगा? वहन बना लीजिएगा, ठीक है। इसको भी क्या कर लीजिएगा आप लोग? वहन बना लीजिएगा, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन बच्चों क्या है कि पादप जो आपके पौधे होते हैं उसमें जो जाइलम होता है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो क्या होता है भाई? भोजन का वहन तो फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन का वहन किसके द्वारा? फ्लोएम होता है। ऑप्शन ए भी गलत है। ऑक्सीजन का वहन होता नहीं है, अमीनो अम्ल का वहन होगा नहीं, तो वहन किसका होगा? जल का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होता है आपका? ए सही होता है, ठीक है। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन क्या है? जरा देखो 17वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन को। पढ़ो बच्चों। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। क्या दिया गया है? फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है 17वें क्वेश्चन में। तो 17वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से सबकी बारी आएगी। देखो दिया है प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, हार्मोन्स के रूप में। देखो भाई जो पौधे होते हैं ना, पौधे क्या है? 17वां क्वेश्चन है। तो भाई जो पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनाते हैं भाई? अपना भोजन में ग्लूकोज एवं सुक्रोज बनाते हैं पत्तियों के अंदर, ठीक है। तो फ्लोएम की सहायता से जो क्या होता है? भोजन होता है पूरे शरीर में क्या होता है? मतलब शरीर करे पौधे के पूरे भाग में क्या होता है? पहुंचता है। जरा देखो जो पौधे होते हैं भाई, ये जो आपके क्या होते हैं? पौधे होते हैं। जो क्या होते हैं? पौधे होते हैं। यह किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, मैं बता दूं, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन में आपके बनाते हैं, भोजन में क्या बनाते हैं बच्चों? भोजन में आपके ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। भोजन में क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। और क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। भोजन में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और सुक्रोज बनाते हैं, ठीक है। और यह जो क्या होता है? ग्लूकोज एवं सुक्रोज कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर बनता है। ये किससे बनता है भाई? ग्लूकोज एवं जो सुक्रोज होता है यह पत्तियों के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? पत्तियों के अंदर, पत्तियों के अंदर, पत्तियों के अंदर, ठीक है। और क्या होता है? ये फ्लोएम की सहायता से पूरे पौधों में जाता है, ठीक है, पत्तियों के अंदर। और ये किसकी सहायता से? फ्लोएम। किसकी सहायता से? फ्लो क्या दिया गया? यहाँ पे दिया गया ना, तो सुक्रोज के रूप में। तो इसमें फ्लोएम दिया ना, तो फ्लोएम की सहायता से, फ्लोएम की सहायता से पूरे पौधे में जाता है। फ्लोएम की सहायता से कहा जाता है पूरे पौधे में जाता है,
जरा देखो, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिखा है भाई, इसमें सुक्रोज दिया है ना, तो ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका सुक्रोज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका सुक्रोज होगा, मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन क्या होगा आपका सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। क्लियर, सुक्रोज के रूप में। आइए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा 18वां क्वेश्चन देखो बच्चों, 18 नंबर का प्रश्न देखो, 18 नंबर का नहीं, यानी कि इस 18 नंबर का, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा देखिए, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। क्या प्रश्न कहा गया, एकदम जबरदस्त प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अच्छा, जो ब्रिक होता है वह उदर गुहा में पाए जाते हैं। ब्रिक कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा में, उदर गुहा में। भाई ये जो ब्रिक होता है, क्या होता है, ये जो, जरा मैं इसको थोड़ा सा, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये जो आपका ब्रिक होता है, क्या होता है, ये जो ब्रिक होता है यह कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा में। उदर, उदर गुहा, उदर मतलब क्या होता है भाई, पेट होता है, उदर गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा में पाया जाता है। और संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होता है। और ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, जोड़े होते हैं। और ब्रिक क्या है, एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ब्रिक क्या है भाई, एक उत्सर्जी अंग है। ब्रिक क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। ब्रिक क्या है आपका, एक उत्सर्जी अंग है। और ये जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्सर्जी तंत्र बनाते हैं। ठीक है, जरा ऑप्शन जरा पढ़ो तो देखो कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मेरे ख्याल से तो परिवहन से होगा नहीं, पोषण से होगा नहीं, श्वसन से होगा नहीं, तो उत्सर्जन से। आप देख भी रहे हो इतना झमेला क्यों बताया है इतना झमेला क्यों बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन एकदम आंख बंद करके, एकदम बिंदास भैया, एकदम बिंदास। ठीक है, एक मिनट, एकदम बिंदास। बिंदास मतलब क्या, ठीक है, क्या लगाइएगा, ऑप्शन उत्सर्जन से। किससे लगाइएगा, उत्सर्जन से। ये आपका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए बढ़ते हैं किस प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। धीरे धीरे से बढ़ते हैं, धीरे धीरे से बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर, 19वें प्रश्न की ओर। जरा 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जरा 19 नंबर का क्या देखिएगा भाई, प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न क्या है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। मैं इस प्रश्न को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जस्ट पीछे बताया हूं। ये आपका क्वेश्चन है, आप खुद कीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन क्या है, जरा ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन देखो, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का सहन, ठीक है, जल का संवहन, संवहन ये भी रहेगा, ठीक है, भोजन का संवहन और अमीनो अम्ल का संवहन। ठीक है, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चंस आपके लिए खुद इसको कीजिएगा क्योंकि मैं जस्ट इसके पीछे इस प्रश्न को क्या किया हूं, बताया हूं। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तो 20वें नंबर का जो प्रश्न है भाई, कह रहा है पित्तरस का स्राव होता है। इस प्रश्न को भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यह भी प्रश्न जस्ट हमने पीछे ही बताया है। पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का स्राव होता है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन आपके लिए। ठीक है, आप कीजिएगा इस प्रश्न को, आसान प्रश्न है। ठीक है, कीजिएगा ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पित्तरस का स्राव होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हिस्से प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक हिस्सा प्रश्न क्या है आपका, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, किसके तंतुओं को भाई, डीएनए के, किसके तंतुओं को, डीएनए के दोनों तंतुओं को, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। क्लियर, ठीक है, ठीक है, प्रश्न समझ में आया आपका, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए क्या कह रहा है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। डीएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या है आपका, एक न्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, जरा देखिए इस प्रश्न को जरा उल्टा सॉल्व किया जाए। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। अच्छा ध्यान दें, ये पेप्टाइड बंध क्या होता है भाई, ध्यान दो भाई, जो अमीनो एसिड,
आप लोग जो प्रोटीन पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। जानिए क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ना उसमें अमीनो प्रोटीन जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। और जो अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जो अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, यह बहुत सारे बहुत छोटे छोटे जो क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, वो एक पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो पहली बात तो ये जो पेप्टाइड बंध है ना, प्रोटीन में पाया जाता है। जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल जो होता है इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये जिस बंध से जुड़ते हैं ना, ठीक है, इसी को हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो भाई पेप्टाइड बंध यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। सहसंयोजिक बंध तो वैसे दिख रहा है, सहसंयोजी बंध तो ये होगा नहीं। आयनिक बंध तो यहाँ पे होगा नहीं। बाकी ऑप्शन बचा क्या? हाइड्रोजन बंध। तो एकदम फट दे आंसर लगाइए, क्या इसका? हाइड्रोजन बंध। इसका हाइड्रोजन आंसर क्या होगा? डीएनए के दोनों तंतुओं में, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोजन बंध होगा। ठीक है। हम चलिए आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे तो एक छोटा सा जोक सुनाते हैं। ठीक है। जोक क्या है कि जोक क्या है आपका कि सुना दें, चलिए सुन लीजिए। ठीक है। तो देखिएगा टीचर, एक जोक आपको सुनाते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो रहे हो, थोड़ा सा हंस लो थोड़ा सा। देखिए टीचर कह रहा है, ठीक है, कि नालायक पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई किताब, ठीक है, या बुक खोली है या खोल के देखी है? नालायक पढ़ ले, तूने कभी क्या अपनी किताब या बुक खोल के देखी है? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, ठीक है, हाँ मैं अपना किताब रोज खोलता हूँ। ठीक है। तो टीचर पूछ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट से कौन सी? टीचर पूछ रहा है स्टूडेंट से कौन सी? तो स्टूडेंट का जवाब जानते हैं क्या होगा? तो स्टूडेंट कहता है फेसबुक। ठीक है। आप भी खोलते हो ना फेसबुक रोज? भाई बिना फेसबुक खोले तो आप रहोगे नहीं। ठीक है। फेसबुक नहीं, अभी एग्जाम का टाइम आ गया है, बुक खोलो। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 22वें प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। ये भी अच्छा प्रश्न है। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। कह रहा है अलैंगिक जनन द्वारा, वर्धी जनन द्वारा, स्पोर निर्माण, यहाँ पे स्पोर दिया है, स्पोर रहेगा। ठीक है। निर्माण द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा। तो भाई यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होने वाला है 22वें नंबर प्रश्न का, ठीक है, तो 22वें नंबर प्रश्न का आपका आंसर है बच्चों, 22वें नंबर का प्रश्न आपका आंसर है लैंगिक जनन द्वारा। किसके द्वारा? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा तो इसमें हम जीवों में भिन्नता कर ही नहीं सकते हैं। इसके द्वारा हम जीवों में भिन्नता कर ही नहीं सकते हैं। इसके द्वारा जीवों में भिन्नता हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। और वर्धी जनन द्वारा जीवों में हम भिन्नता कर ही नहीं सकते हैं। तो बाकी आपका बच रहा है लैंगिक जनन, तो आपका सही होगा लैंगिक जनन। ठीक है। लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है? लैंगिक जनन द्वारा जीवों में क्या होती है? भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आइए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। 23वां प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे, टाइम टेकन करेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या दिया गया है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहले समझिए बच्चों मुकुलन क्या है। मुकुलन एक जनन की विधि है। मुकुलन क्या है? ध्यान से क्या? मुकुलन क्या है? मुकुलन जो है, ध्यान से क्या, मुकुलन जो है क्या है? यह एक अलैंगिक जनन विधि है। मुकुलन क्या है? अलैंगिक जनन विधि है। अलैंगिक जनन क्या है? विधि है। जो मुकुलन है यह क्या है? अलैंगिक जनन विधि है। ठीक है। अच्छा, इस अलैंगिक जनन विधि में होता क्या है? मतलब कि अलैंगिक जनन मतलब जीव के शरीर के बाहर या जीव के शरीर पर होता है। जीव के शरीर पर होता है। अच्छा, अलैंगिक जनन में क्या मेल एंड फीमेल की आवश्यकता होती है? देखिएगा, इसमें जो अलैंगिक जनन होता है इसमें नर एवं मादा, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा की क्या आवश्यकता होती है? नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या होगा कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक ही जनक द्वारा होता है। ये जो अलैंगिक जनन होता है यह केवल एक जनक द्वारा होता है। केवल एक जनक द्वारा अलैंगिक जनन केवल एक लिख रहे हैं भाई, केवल एक जनक द्वारा। यहाँ अच्छा एक मिनट, सॉरी, केवल एक जनक द्वारा क्या होगा? केवल एक जनक द्वारा, केवल एक जनक द्वारा होता है।
केवल एक जनक द्वारा होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो क्या होता है कि मुकुलन जो होता है ना, इसका मैं अच्छे से मतलब समझा दूं। जो मुकुलन होता है जीव के शरीर के बाहर जो उभार आता है, मुकुलन जो होता है ये जीव के शरीर के बाहर, जीव के शरीर के कहाँ बाहर, शरीर के बाहर क्या होता है भाई, उभार होता है। शरीर के बाहर क्या होता है, उभार होता है। शरीर के बाहर क्या होता है, उभार होता है। ठीक है, उभार, शरीर के बाहर क्या होता है, उभार होता है। और क्या होता है, यह जो उभार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इस उभार को हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। इस उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और यह जो मुकुल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यह बड़ा होकर ठीक एक जीव बनता है। मुकुल जो होता है यह बड़ा होकर, जो मुकुल होता है यह बड़ा होकर क्या बनता है, एक जीव बनता है, जिस जीव को हम कहते हैं संतत जीव। क्या कहते हैं, संतति, क्या कहते हैं, संतत जीव कहते हैं। जिस जीव को हम क्या कहते हैं, संतत जीव कहते हैं। ठीक है। अच्छा आपका प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न जरा समझिएगा। प्रश्न दिया गया अमीबा में। ठीक है, प्रश्न क्या दिया गया, अमीबा में। तो अमीबा में मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा में मेरे प्यारे बच्चों द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। फिर आपका ऑप्शन जो दिया गया है, ईस्ट दिया गया है। तो ईस्ट में आपका मुकुलन होता है। ईस्ट में क्या होता है आपका, ईस्ट में आपका होता है मुकुलन। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन। ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। अच्छा प्लाज्मोडियम क्या दिया गया है, प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें होता है बहुखंडन। इसमें क्या होता है, बहुखंडन, बहुखंडन। अच्छा लेशमानिया, लेशमानिया क्या होता है, तो लेशमानिया भाई यह परजीवी होता है जो यकृत में होता है। ठीक है, लेशमानिया क्या होता है, यह परजीवी होता है। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट। लेशमानिया क्या होता है, परजीवी में होता है। किस में होता है, परजीवी में। परजीवी, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव। ठीक है, परजीवी, किसमें, परजीवी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो मुकुलन किसमें होगा, ईस्ट में होगा। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा ए क्या होगा, आपका ईस्ट होगा। आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। ठीक है, क्या है, निषेचन के बाद पुष्पों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद, प्रश्न क्या है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो ऑप्शन जरा पढ़ते हैं, पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या क्या बता दूं कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो पुष्प का अंडाशय, ऑप्शन क्या होगा इसका, अंडाशय करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, पुंकेसर होगा नहीं, वर्तिका होगा नहीं, बीजांड होगा नहीं, तो होगा क्या, अंडाशय। अब कहोगे सर जी आप कैसे जानते हैं। मैं सर जी आपको बता दूं भाई, यहाँ पे हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं, हमें आज ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अटेंड करने हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो क्लास है थोड़ा सा लंबा लिया जाएगा और थोड़ा सा फास्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग याद करोगे, आपके पास ऑप्शन भी नहीं, आपके पास टाइम नहीं है भाई। आप जितना से ज़्यादा हो सको अब पढ़ लो, क्योंकि आप तो पूरे साल क्या किए हो, ही दांत दिखाए हो। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा 25 नंबर के प्रश्न करते हैं। 25 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 25वें प्रश्न को जरा देखिएगा आप लोग। प्रश्न क्या है, द्विव निषेचन पाया जाता है या द्विव निषेचन विशेष लक्षण है। द्विव निषेचन मतलब दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन। अच्छा दोहरा निषेचन, निषेचन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यह जो द्विव निषेचन होता है या इसी को हम कह सकते हैं भाई दोहरा निषेचन कह सकते हो भाई, दोहरा निषेचन भी कह सकते हो, दोहरा निषेचन भी कह सकते हो, फर्टिलाइजेशन। तो कह रहा है कि द्विव निषेचन पाया जाता है, ठीक है, जंतुओं का, ठीक है, और आवृत बीजी पादपों का, अनावृत बीजी पादपों का और शैवाल का। ठीक है, तो भाई जो द्विव निषेचन जो क्या होता है, जो दोहरा निषेचन होता है जंतुओं में नहीं होता है, न ही शैवाल में होता है, न ही अनावृत बीजी में होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आवृत बीजी पादप का। तो जो द्विव निषेचन होता है, जो द्विव निषेचन होता है या दोहरा निषेचन होता है, किसमें होगा, आवृत बीजी पादप का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है स्पर्शानुकुंचन। यह भी प्रश्न बहुत सही है भाई, यह भी प्रश्न बहुत सही है और आसान प्रश्न है। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझेंगे तो आ जाएगा। स्पर्शानुकुंचन गति प्रदर्शित करता है। स्पर्शानुकुंचन, स्पर्शा मतलब छूने से भाई, छूने से लागे क्या करंट है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। छूने से
तार को छुएंगे तो करंट लगेगा ही ना, ठीक है। स्पर्शन कुंचन, स्पर्श का मतलब होगा छूने से, किससे? छूने से। कुंचन मतलब होगा सिकुड़ना, कुंचन का मतलब क्या होगा? सिकुड़ना, छूने से छूने से सिकुड़ना, छूने से, अच्छा चलो ठीक है, जस्ट छूने से सिकुड़ना, ठीक है। तो स्पर्शानुकुंचन, स्पर्शानुकुंचन गति से प्रदर्शित करता है, स्पर्शानुकुंचन गति से प्रदर्शित करता है, ठीक है। ध्यान दो, मटर का पौधा क्या, मटर का जो पौधा है छूते हो सिकुड़ जाता है? नहीं। गुड़हल का पौधा क्या छूते हो सिकुड़ जाता है? नहीं, ठीक है। अच्छा, लाजवंती जिसको तुम छुई मुई का पौधा कहते हो, क्या कहते हो? छुई मुई, छुई मुई। अभी इस समय तुम लोग मोए मोए कर रहे हो, अभी इस समय तुम लोग क्या कर रहे हो? मोए मोए। तो इसे मोए मोए नहीं, यहाँ पे छुई मुई याद कर लो, ठीक है। तो स्पर्शानुकुंचन गति से प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है भाई? लाजवंती का पौधा, क्योंकि छुई मुई का पौधा जैसे ही तुम छूते हो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, उसमें गति प्रदान होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ए बी इसका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखिएगा। अच्छा 27 नंबर का प्रश्न आप देखो, 27 नंबर का प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए, निम्न में से किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? ऑप्शन क्या है आपके सामने, जरा देखो तो। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क्या दिया है? एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और ऑक्सिन, इंसुलिन और ऑक्सिन, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसमें जो इसका आंसर सही होगा, ठीक है, वो क्या होगा? थायरॉक्सिन होगा। आंसर कौन सा सही होगा भाई? थायरॉक्सिन सही होगा। इंसुलिन ये आयोडीन के लिए आवश्यक नहीं होता है, ऑक्सीजन भी आवश्यक नहीं होता है और एड्रेनालिन भी आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी करेक्ट होगा, थायरॉक्सिन होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 28वें नंबर का प्रश्न आप देखो, 28वें नंबर का प्रश्न देखो क्या कहा गया है। पादप हार्मोन जो पादप शरीर से वयस्क पत्तियों तथा फलों के गिरने को प्रेरित करता है। पादप हार्मोन मतलब पादप हार्मोन जो पादप शरीर से मतलब पौधे के शरीर से वयस्क पत्तियां मतलब पुरानी बूढ़ी पत्तियां, ठीक है। वयस्क पत्तियां मतलब कि पुरानी पत्तियां या बूढ़ी पत्तियां, ठीक है। मतलब कि जो पत्तियां पुरानी मतलब ज्यादा उम्र की हो गई हो, बूढ़ी पत्तियां कह सकते हो या पुरानी पत्तियां कह सकते हैं। बूढ़ी पत्तियां या इसी को आप पुरानी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? पुरानी। जरा पुरानी को ऐसे पुरानी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पुरानी पत्तियां तथा जो फल होते हैं, जो पौधों में जो फल लगे होते हैं, उनको गिरने में, नीचे गिरने में मदद करता है या प्रेरित करता है, ठीक है। तो कौन सा होगा? 28वें नंबर का प्रश्न क्या होगा? जरा देखिएगा क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया जिब्रेलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है, ऑक्सिन। ये तीनों ऑप्शन क्या होता है? इनकरेक्ट होता है, गलत होता है। तो जो पादप हार्मोन होते हैं जो क्या होती हैं? जो वयस्क पत्तियां होती हैं और फलों को जो गिरने में क्या करता है? उत्प्रेरित करता है या प्रेरित करता है, वो होता है आपका एब्सिसिक अम्ल। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है? बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न को जरा आप पढ़ो, देखो क्या लिखा गया है, ठीक है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि पराग नली की अंडप की ओर, ठीक है, क्या दिया गया है? पराग नली की अंडप की ओर वृद्धि किसका एक उदाहरण है? जो क्या होता है? पराग नली होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अंडप की ओर वृद्धि किसका उदाहरण है? प्रकाशानुवर्तन नहीं, प्रकाशानुवर्तन नहीं, प्रकाशानुवर्तन इसमें नहीं होता, प्रकाशानुवर्तन नहीं होता। गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व की ओर, ये भी नहीं होता है, ठीक है। क्लोरोटापिज्म नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों, रसायनानुवर्तन होता है। क्या होता है? रसायनानुवर्तन होता है, रसायनानुवर्तन। पराग नली की अंडप की ओर वृद्धि का जो उदाहरण है वह रसायनानुवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? पुष्प के नर जनन भाग को कहते हैं, ठीक है। पुष्प के नर जनन भाग को कहते हैं। देखो भाई मादा नर, देखो क्या जो पुष्प का जो मादा, ठीक है, मादा भाग होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और यह जो पुष्प के जो नर भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। तो इसको क्या कर लीजिए, इसका जो आंसर होगा ये आपका क्या होगा? पुमंग होगा। क्या होगा? पुमंग होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा? पुमंग होगा। आइए एक तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं हम।
31वां प्रश्न क्या कह रहा है? 31वां प्रश्न, तो 31वां जो प्रश्न है कह रहा है डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में तथा केंद्रक में। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो डीएनए होता है यह एक न्यूक्लिक एसिड है, और यह जो डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, यह केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इस प्रश्न को आप याद रखे रहोगे, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, आइए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया? इसके बारे में तो बहुत शानदार समझाया गया है। ठीक है, मुकुलन के बारे में पूरा बताएं भाई। ठीक है, देख लीजिएगा दोबारा। तो मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया में ये नहीं हो, देखो लेशमानिया तो आपको बताया वहां पे पहले ही। देखो तो क्या होता है कि यह यहाँ पे जो प्लेन एरिया ऑप्शन दिया इसमें नहीं होता है, लेशमानिया में नहीं होता है, इनमें से सभी नहीं होगा। जो मुकुलन होता है वो हाइड्रा में होता है। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। और मुकुलन क्या है? यह एक अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। क्या होता है? जो हाइड्रा होता है मतलब कि भाई जीव के शरीर के बाहर उभार आता है, जो बाद में बड़ा होकर क्या होता है उससे बट जाता है, खंडन हो जाता है, उसका अलग हो जाता है। ठीक है, तो मुकुलन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? याद रखोगे हाइड्रा में। ठीक है, ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? हाइड्रा होगा। ये भी गलत होगा और ये भी क्या होगा? इसका ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न देखो, पढ़ो जरा इसको अच्छे से पढ़ो। देखो क्या भाई, जब तक तुम प्रश्न को पढ़ोगे नहीं 2 बार 3 बार, तब तक तुम्हें ना ऑप्शन याद होंगे, नहीं क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। तो प्रश्न को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ऑप्शन को ही पढ़ना है। देखो एग्जाम में जाते समय ना मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है ना एक बार जरूर एक सरसरी निगाहों से देख कर जाना, अच्छे से देख कर जाना। ठीक है, और ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है सब, अगर एक बार तुम उसको देखे हुए हो ना, 1 से 2 बार अगर तुम उसको किए हुए हो तो आपका आंसर 100% सही होता है, एकदम करते समय एकदम ध्यान में आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव में, ध्यान से, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं, ये मानव में नहीं रहेगा भाई, मानव मादा में यहाँ पे रहेगा। जरा ये जो में यहाँ पे लिखा गया है ना प्रश्न में, टाइपिंग करते समय ना में, इस में को यहाँ पे कर लो, में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो निम्न में कौन मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो मानव मादा में जो मादा होती है, मानव मादा फीमेल स्त्री, तो उस क्या दिया है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अच्छा जरा देखो, शुक्रवाहिका यह क्या है? नर जनन अंग का भाग है। शुक्रवाहिका किससे पाया जाएगा? नर जनन में। डिंब वाहिनी यह मादा में पाया जाएगा, किससे पाया जाता है? मादा में। गर्भाशय किसमें होता है? मादा में। क्या गर्भाशय पुरुष में होता है? नहीं, नर में नहीं होता। अंडाशय किसमें होता है? अंडाशय क्या नर में होता है? नहीं, अंडाशय भी किसमें होता है? मादा में होता है। तो प्रश्न क्या कहा गया कि निम्न में से कौन मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो देखो मादो क्या दिया गया है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए यह मादा जनन तंत्र का भाग है, यह भी मादा जनन तंत्र का भाग है, यह भी मादा जनन तंत्र का भाग है। तो मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? यह नहीं है, नर वाला। तो इसलिए ये जो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा, यह जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यह क्या होगा? यह जो ऑप्शन होगा आपका ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इस ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा? एकदम लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके डन, क्लियर होता है। तो आपका बी आंसर बी कर है, सी इसका आंसर क्या है? सही है। आइए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, थक गए नहीं, देखो मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं थका हुआ हूं, तो आपको भी थकना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं थकना है, एकदम बस जस्ट एक बार में ही खत्म कर देना है इसको। ठीक है, चलो देखो, देर है नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। जरा प्रश्न को देखो, नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि देखो, अग्नाशय, प्रोटेस्टेड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और एपीडी क्या दिया गया? एपीडी डायमिस ग्रंथि। तो क्या होता है कि नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है, तो नर जनन अंग की बात कर रहा है यहाँ पे। देखो जनन अंग की बात कर रहा है, जनन अंग की। क्या अग्नाशय जनन अंग है? नहीं। एड्रिनल ग्रंथि क्या जनन अंग से संबंधित? नहीं। क्या एपी जो डायमिस होता है जनन अंग से? नहीं। देखो प्रोटेस्ट जो ग्रंथि होता है,
प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है, यही क्या है आपका नर जनन अंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? नर जनन अंग से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए होगा आपका ऑप्शन करेक्ट। आइए 35वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 35वां नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं और देखते हैं ये प्रश्न क्या कहा रहा है, क्या कहा रहा है, नहीं क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है। प्रश्न क्या दिया, इसमें क्या दिया गया है जरा पढ़िए तो इसको। दिया गया लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है, ग्रेफियन पुटिकाएं, तीसरा प्रश्न लीडिंग कोशिकाएं और कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, क्या दिया गया है? कार्पस ल्यूटियम दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होते हैं जो स्रावित होते हैं भाई, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टेस्ट क्या किसमें, किस ग्रंथि में पाया जाता है? अभी जस्ट देखिएगा, और जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है इसमें पाया जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है ये स्रावित होता है, ठीक है, लीडिंग कोशिका में। किस में स्रावित होता है? याद रखे रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है, लीडिंग कोशिका में स्रावित होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, लीडिंग कोशिका में स्रावित होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन लीडिंग कोशिका में स्रावित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? 36वां प्रश्न जरा पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है। मानव नरों में यौवना आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त होता है? ध्यान से किया, यहाँ पे जरा इस चीज को पढ़ने वाला, क्योंकि मैं इसी टाइप का एक और प्रश्न अंतिम में ऐड किया हूं, ठीक है, अंतिम में ऐड किया हूं। जरा इस प्रश्न को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई, यहाँ पे तुम्हें देखना है, यहाँ पे एकदम केयरफुली देखना है, जरा यहाँ पे तुम केयरफुली देखो, यहाँ पे केयरफुली देखो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि मानव नरों में, न कि स्त्रियों की बात कर रहा है, स्त्रियों में कुछ और एज होता है। मानव नरों में यौवना आरंभ किस आयु के मध्य होता है? तो जो मानव नर होते हैं ना, देखो जो मानव 10 से 12 वर्ष की आयु में भाई, ठीक है, 10 से 12 वर्ष की आयु में यौवना आरंभ नहीं होता है मानव नर में, ठीक है। 21 वर्ष में तो भाई ऑलरेडी हम लोग क्या रहते हैं, जो 21 वर्ष वो ऑलरेडी हम लोग क्या रहते हैं, यौना अवस्था मतलब हो चुका रहता है, प्रारंभ हो चुका रहता है, मतलब पूरा पूरा हम लोग क्या रहते हैं, जो क्या होते हैं नर होते हैं 21 वर्ष की अवस्था में पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि यौवन में रहते हैं, ठीक है। लगभग 18 वर्ष की उम्र में, इसी को तो युवा अवस्था कहते हैं, यौन अवस्था, ठीक है। तो देखो भाई कह रहा कि क्या होता है, आयु के मध्य प्राप्त होता है। किस आयु के मध्य प्राप्त होता है? तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 13 से 14 वर्ष के मध्य। तो जो बच्चों जो यौवना आरंभ होता है, मतलब यौवन का जो आरंभ होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जवानी कहते हो, सीधा मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या होता है, उसका जो प्रारंभ होता है, ठीक है, और नर में बेसिकली और मेल में, ठीक है, नर पुरुष में, मेल में वह क्या होता है 13 से 14 वर्ष के मध्य में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत रहेगा, ठीक है, और ए भी ऑप्शन गलत होगा, डी भी ऑप्शन गलत होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 13 से 14 वर्ष के उम्र में। अगर स्त्री की बात कर दे, मैं उसको अंतिम में किया हूं, वहां पे मैं बताऊंगा। जरा देखिएगा 37 नंबर का प्रश्न, 37 नंबर के प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। 37 नंबर का प्रश्न, 37 देखिए 37 नंबर का प्रश्न, मादा जनन नली किस भाग में सामान्यतः, देखिए मादा जनन नली के किस भाग में, यहाँ पे के जरा ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे जरा के ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मादा जनन नली के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। मादा जनन नली के किस भाग में? देखो अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय में तो क्या होता है, निषेचन होता नहीं है। गर्भाशय, गर्भाशय में निषेचन होगा नहीं, न अंडाशय में होगा न ही गर्भाशय में होगा। योनि, योनि में तो निषेचन होता नहीं है। निषेचन, निषेचन का मतलब क्या भाई, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। निषेचन का मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलना। तो अंडाशय के अंदर तो अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे नहीं, गर्भाशय के अंदर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि गर्भाशय के अंदर क्या होता है, ये शिशु का विकास होता है, ठीक है। योनि के अंदर, योनि के अंदर तो मिलते नहीं, मिलते किसमें, तो मिलते हैं किसमें, फैलोपियन नलिका में। किसमें मिलते हैं भाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी, फैलोपियन नलिका में। याद रखे रहोगे कि मादा जनन नली के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है, तो जो निषेचन होता है, ठीक है, मतलब मादा अभी बताएं अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, वह क्या होता है, फैलोपियन नलिका में होता
है। आइए 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग है, निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग है। तो जरा आपका ऑप्शन देखो तो यौन संचरित रोग का पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, यौन संचरित रोग में गोनेरिया। भाई यह जो गोनेरिया है यह बेसिकली यह पुरुष में होता है। जो पुरुष का क्या होता है, शिशन होता है, ठीक है, उसके शीर्ष भाग पर एक क्या होता है, गोनेरिया होता है। ठीक है, सिफिलिस यह भी एक प्रकार का क्या होता है, जलन होता है। क्या दिया गया है, और निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग है, यौन संचरित, तो गोनेरिया, सिफिलिस यह भी क्या है, यौन संचरित रोग है। HIV या एड्स यह भी क्या है, यौन संचरित रोग है। तो ऑप्शन क्या दिया है, ए सभी, तो इसमें क्या लगाएगा, ए सभी। ध्यान से रखिएगा, जो यौन संचरित रोग है भाई, गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, सिफिलिस, HIV या एड्स भी है, और ए सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए सभी होगा। ठीक है, ये सभी के सभी यौन संचरित रोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एड्स का क्या कारण है, एड्स जरूर पढ़िएगा इस प्रश्न को बच्चों। एड्स का क्या जीवाणु द्वारा एड्स फैलता है, नहीं। पहली बात एड्स, ठीक है, यह भी एक क्या है, यह भी एक रोग है, यौन संचरित रोग है। HIV अभी पढ़े जस्ट, यौन संचरित क्या है, रोग है। कवक द्वारा होता नहीं है, प्रोटोजीवो द्वारा होता नहीं है, तो यह किसके द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। जो क्या होता है, एड्स जो फैलता है बच्चों, यह विषाणु के द्वारा फैलता है। एड्स किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देखो तो 40 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मैं अभी एक और जोक सुनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, आपके लिए आपके सर एक और जोक रखे हैं, अभी जस्ट सुना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जरा देखिएगा, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, वो कितने जोड़े होते हैं नहीं, जोड़े में कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो 23 दूना कितना हो गया, 46। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 44, ऑप्शन क्या दिया गया है, 44, ऑप्शन क्या दिया गया है, और 44 दिया है, 46 दिया है, 47 दिया है, और 45 दिया है। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना होती है, 23 जोड़े, हाँ जोड़े, एक जोड़ा दो जोड़ा, ठीक है, 23 दूना 46। ठीक है, तो 23 इंटू क्या होता है 2, अर्थात इसका जो ऑप्शन क्या होगा, 23 दूना कितना होगा, 46। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 46 होती है। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा हंसाने के लिए एक जोक सुनाता हूँ, जरा समझिएगा, जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, स्टूडेंट से कह रहा है, एक टीचर स्टूडेंट से कह रहा है, ठीक है, भारत की सबसे खतरनाक नदी का नाम बताओ, भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है। तो स्टूडेंट कहता है क्या, भावना। स्टूडेंट क्या कहता है, भावना, स्टूडेंट का जवाब। ठीक है, तो टीचर कहता है कैसे, तो स्टूडेंट कहता है क्योंकि सब इसी में बहे चले जाते हैं, सब इसी में क्या होते हैं, बहे चले जाते हैं। समझे कुछ। तो ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है कि आप ही के क्लास में हमारे कई प्यारे भाई लोग होंगे जो भावना में बह रहे होंगे। किस भावना में बह रहे होंगे कि अभी एग्जाम बहुत दूर है, एग्जाम क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, और इसी भावना में शुरू से ही बहते आ रहे हैं। ठीक है, आप भी लोग किसी नदी से कम नहीं हो, खतरनाक नदी से कम नहीं हो। ठीक है, ओके, तो इस भावना में मत रहिए। आप लोग देखो भाई, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एकदम जबरदस्त मेहनत करना है भाई, पूरा का पूरा नंबर क्लियर करना है, आपको पूरा स्कोर करना है। ठीक है, और आपके लिए मेहनत भी किया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं, एक और अभी मैं आपके लिए हंसी का पिटारा रखा हूँ एकदम। ठीक है, थोड़ा सा हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों, किस गुणसूत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या होती है, कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या होती है, कायिक गुणसूत्रों के युग्मों की संख्या होती है। ठीक है, 41 नंबर के प्रश्न में तो युग्म पूछ रहा है ना, गुणसूत्र का युग्म पूछ रहा है, युग्म। अभी जस्ट बताएं कितना भाई, युग्म जोड़ा 23। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े। कितने जोड़े होते हैं,
और 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 23 जोड़े। तो यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? सॉरी, बी आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस प्रश्न की ओर? 42वें प्रश्न की ओर। अच्छा, 42वां प्रश्न जरा देखिएगा। 42वां प्रश्न क्या कह रहा है? 42वां प्रश्न, अच्छा 42वां प्रश्न कह रहा है बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न ये भी है। ठीक है, कह रहा कि आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को लिखा है। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? ऑप्शन क्या? पपीता। ऑप्शन क्या? पहला ऑप्शन क्या है? पपीता। ऑप्शन पहला पपीता, दूसरा ऑप्शन आलू, तीसरा ऑप्शन मटर, चौथा ऑप्शन क्या? अंगूर। तो बच्चों जो क्या थे? मेंडल थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में जब आनुवंशिकता का वह प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, तो उस प्रयोग में सबसे पहले उन्होंने मटर का पौधा सिलेक्ट किया था। किसका पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? मटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मेंडल मटर। ठीक है, मे फार मेंडल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सीधा मेंडल मटर। ठीक है, मफर मेंडल मफर मटर। ठीक है, तो मेंडल मटर याद रखे रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या है, और गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? ये अच्छा प्रश्न है। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्या प्रोटीन के बने होते हैं? क्या प्रोटीन के बने होते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जी हाँ, जो गुणसूत्र होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। क्या गुणसूत्र आरएनए के बने होते हैं? नहीं, गुणसूत्र आरएनए के नहीं बने होते हैं। क्या डीएनए के बने होते हैं? हाँ, डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन क्या? डीएनए और आरएनए, तो इसका डी ऑप्शन, डीएनए और आरएनए दोनों के बने होते हैं। सॉरी, डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन। अच्छा, 44वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? जरा देखिएगा ध्यान से। 44 नंबर के प्रश्न को जरा आप ध्यान से देखो, क्या कह रहा है? मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। जो क्या होता है? मनुष्य का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उस स्पर्म में ऑटोसोम की संख्या होती है 23, 24, 42, 44। मेरे प्यारे बच्चों जरा एक चीज ध्यान से देखिएगा, और इसमें थोड़ा सा क्या है, अपवाद के रूप में है, क्योंकि कई किताबों में मैं देखा हूं कि इसमें किसी किताब में 24 दिया गया है, किसी किताब में 23 दिया गया है मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या। लेकिन मैं 2-3 किताब और पढ़ा हूं तो उसमें अधिक क्या दिया था? 23 ही दिया था। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कीजिएगा कि मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो भाई, आपको बताया गया था कि जो क्या होता है, मेल होता है, पुरुष जो होता है, ध्यान से देखो भाई, क्या होता है, ये जो मेल होता है, ठीक है, इस मेल में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। और जो क्या होती है भाई, जो फीमेल होती है जो क्या होती है? फीमेल जो होती है, और इस फीमेल में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस फीमेल में, ठीक है, यक्स और यक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल में ध्यान सुनिएगा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो आप देखो कह रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? ए होगा, एक्स वाई। ऑप्शन क्या होगा? एक्स वाई। ठीक है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है? एक्स वाई होता है। क्लियर? याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 प्रश्न क्या बोल रहा है? 46 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है? जरा आप देखो 46 नंबर के प्रश्न को। एक संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात है। क्या प्रश्न बोल रहा है? एक संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात है। तो बच्चों जो जीनोटाइपिक अनुपात होता है ना, जीनोटाइपिक जो अनुपात होता है ना, वो होता है 1:2:1 का। क्या होता है? 1:2:1 का। अच्छा, 3:1 किसका होगा? ये 3:1 किसका होता है? तो एक फिनोटाइपिक होता है, एक जो संकरण होता है वो फिनोटाइपिक होता है।
तो इसका जो अनुपात होता है वो 3 संबंध है 1 होता है। जीनोटाइपिक का एक संबंध है, देखो संकरण में जीनोटाइपिक का एक संबंध है 2 संबंध है 1 होता है, और फिनोटाइपिक का कितना होता है 3 संबंध है 1 होता है, याद रखे रहोगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। निम्न में कौन मानव मादा का, देखो यहाँ पे मादा प्रश्न, जरा देखो मादा यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, मादा की बात कर रहा है, यहाँ पे मादा की बात कर रहा है, मानव मादा की बात कर रहा है, मानव मादा की, ठीक है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, मानव मादा, ठीक है। कह रहा कि निम्न में से कौन मानव मादा का जीनोटाइप होगा, मानव मादा का। देखो एक्स वाई तो किस में होगा भाई, मेल में होगा, वाई मेल में होगा, एक्स और ए सभी। तो अभी मैं जस्ट बताया हूं क्या एक्स किस में होता है भाई, कि एक्स किस में होता है, एक्स किस में होता है, फीमेल में होता है, किस में होता है, फीमेल में। तो क्या होगा, ए गलत होगा, ए भी गलत होगा, ए भी गलत होगा, सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, डन। चलिए आते हैं 50 नंबर प्रश्न और 48 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 48 नंबर का जो जरा प्रश्न देखो क्या है, 48 नंबर का प्रश्न, संततियों में होती है, संततियों में क्या होती है, केवल जनकों से समानता है। अभी देखो संतति के बारे में बताया है, अभी मैं जस्ट बताया था कि जो क्या होता है, जो मुकुलन द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है उसको क्या कहता है, संतति जीव कहते हैं। कह रहा है संततियों में होती है केवल जनकों से समानताएं, केवल जनकों से भिन्नताएं, जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं, न समानताएं न भिन्नताएं। तो यहाँ पे जो बच्चों आंसर होगा क्या होगा, जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं दोनों होगा, जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं क्या होगा, दोनों होगा। केवल जनकों से समानताएं नहीं होगा, केवल जनकों से भिन्नताएं मतलब दोनों होगा, केवल जनकों से समानताएं, ठीक है, केवल जनकों से भिन्नताएं, न समानताएं न भिन्नताएं, ठीक है। तो जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं मतलब ये दोनों होता है। ये जो ऊपर जो लिखा है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो ऊपर लिखा हूँ तो होगा ही ना, तो यहाँ पे दोनों क्या आपका सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 49 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा 49, समजात अंगों की उदाहरण, समजात सम मतलब बराबर, जात, ठीक है, आपको पता है ना, ठीक है। स्तनधारी। अच्छा जरा देखिएगा, समजात अंगों के उदाहरण है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। सही बात है, जो हमारा हाथ है वह कुत्ते का क्या है, पहला मतलब जो अग्रपाद है, जो आगे का पैर है, ठीक है। ये भी तो क्या समजात है, क्या है, पहला क्या है, पहला भी समजात है, पहला क्या है भाई, पहला समजात है, पहला क्या है, समजात है। दूसरा, हमारे दांत, हमारे भी दांत हैं और हाथी के भी क्या है, दांत हैं, ये भी क्या हुआ, समजात हुआ। हमारे हाथ और हाथी के दांत, ये भी क्या हुआ, समजात हुआ। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थलधारी, ये भी सही है, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थलधारी, ये भी सही है। अच्छा दिया है इनमें से सभी, तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा, इनमें से सभी, ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। आइए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्यों, 50 नंबर के प्रश्न, 50 नहीं 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 50वें प्रश्न को देखते हैं। बीजों में पीला एवं गोल लक्षण होता है, सॉरी, ठीक है। बीजों में पीला ऐसे लिखेंगे, पीला ऐसे, पीला मत पढ़िएगा भाई रो आप लोग, पीला, एक मिनट सॉरी, पीला क्या होगा, पीला, ठीक है। बीजों में पीला एवं गोल लक्षण होता है, पूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, पूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, समप्रभावी, अपूर्ण प्रभावी, ठीक है। तो ध्यान से कि बच्चों यह क्या होता है, समप्रभावी होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा इसका, समप्रभावी होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, समप्रभावी, ए वाला ऑप्शन सही होगा, डी मत लगाने लगिएगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको एंजॉय करा देता हूँ, 2-3 प्रश्न और है, थोड़ा सा फिनिश करेंगे क्लास को, ठीक है। जरा हंस लो मेरे यारो, जरा हंस लो, थोड़ा सा हंसोगे, ठीक है। चलिए तो जरा देखिएगा, एक और मैं आपको जोक सुनाता हूँ, ठीक है। बारिश से पहले बादल क्यों गरजती है, टीचर पूछ रहे हैं, टीचर पूछ रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोगों से, ठीक है। टीचर पूछ रहे हैं आप लोगों से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बारिश से पहले बादल क्यों गरजते हैं। आप जवाब दे रहे हो, आप जवाब क्या दे रहे हो कि बारिश से पहले बादल इसलिए गरजते हैं ताकि क्या हो जाए, हम पकोड़े बनाने के लिए पहले बेसन प्याज लाके क्या कर ले, मिर्चा ला के रख ले, बेसन प्याज मिर्चा क्या कर ले, ला के रख ले ठीक है, इसलिए तो गरजते हैं।
हाँ ओके, इसीलिए रास्ता है। तो ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, एग्जाम का आपका डेट फिक्स हो गया है। तो जिस प्रकार बारिश जो गरज रहा है उससे पहले आप बेसन पकौड़े का इंतजाम कर रहे हो, ठीक है उसी प्रकार जब आपको पता है कि एग्जाम पास में आ गया है, डेट भी निकल गया है, तो उसके लिए क्या है आपको, ठीक है, सिलेबस संबंधी, टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों से संबंधित मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब तक तैयार नहीं करोगे तब तक तैयार नहीं करोगे, क्या याद नहीं करोगे, प्रश्नों को दोहराओगे नहीं, रिवीजन करोगे नहीं, तो एग्जाम में बैठकर, ठीक है, जिस प्रकार जब बारिश होता है पकौड़े खाते हो ना घर में एकदम मस्ती से, तो तैयार नहीं होगा तो जाके एग्जाम में बैठ के खाना पकौड़े एकदम मस्ती से, तैयार रहोगे